चौधरी देवीलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं और अब इसी को लेकर आपका परिवार तो है ही है जी। भाई अजय सिंह जी का परिवार, भाई अभय चौटाला जी का परिवार, जेपी दलाल, वो भी कहते हैं मैं भी मेरा भी जो कुछ है वो चौधरी देवीलाल हैं, वो भी आपके समक्ष आ खड़े होते हैं। तो इस परिवार का असली वारिस कौन है? एक बयान मैंने आपका सुना अभी कुछ रोज़ पहले, भाई है और भाई भाई कभी भी लड़ सकते हैं और भाई भाई कभी भी एक भी हो सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि अभय सिंह चौटाला जी, अजय चौटाला जी एक हो जाएं? ये भाई और भाई की लड़ाई नहीं, ये नरम दल और गरम दल की लड़ाई है। नरम दल कौन सा है और गरम कौन सा? ये आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए। पार्टी को लीड कर रहे हैं वो आज के दिन भी हमारे पर ये ब्लेम लगाते हैं कि हम पार्टी को छोड़ करके चले गए, जबकि बेवजह आधी रात को मुझे और मेरे भाई को पहले पार्टी से निकाला, हमें गंदा खून तक कह दिया और हमें जूता दिखा करके डराया गया। दुष्यंत चौटाला को विधानसभा में उठ करके गुंडा लुटेरा कहा गया। अगर हमारा खून गंदा है फिर उनका खून कैसा है? अभी जो कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ, आप वहाँ पर गए, आपने परमिशन मांगी, परमिशन नहीं दी गई, फिर आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम है, उसकी सारी कुर्सियाँ तोड़ दी गई। मेरे पर आरोप लगाया गया सर कि मैंने और मेरे गिने चुने जो लोग स्टेज पे थे उन पर यह आरोप लगाया गया कि हमने पैरों से कुर्सियां तोड़ी। राजनीति तो ऐसी होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। महिला पुलिस वालियां रात को एडीजीपी लेवल का अधिकारी उनको यह कन्विंस करने में लगा रहा कि दिग्विजय चौटाला तुम्हारी वर्दी फाड़ रहा था या तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा था, वो तो कन्विंस नहीं हुई। आधी रात को सर गन पॉइंट पे बच्चों को उठाते हैं, बूढ़े माँ बाप के सामने बिना कपड़ों के एक दलित के घर में बेटी सो रही है उसके गले पे पैर रखते हैं। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 18 नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ सवालों के घेरे में हैं जेजेपी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट दिग्विजय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। काफी अरसे के बाद, पहली बार नहीं, हाँ, अनेकों बार आया हूं। मैं वही कह रहा हूँ, आपके चक्रव्यूह के घेरे में। हाँ, लेकिन काफी अरसे के बाद आए हो, तो आज जो सवालों की बौछार है वो ज्यादा होने वाली है। रेडी हैं आप इसके लिए? बिल्कुल रेडी। हाँ। तो आपके सानिध्य में बहुत लंबे समय बाद आने का अवसर मिला है, हमारा सौभाग्य तो ये है। मेरा सौभाग्य है जी, हमारा सौभाग्य है। और दिग्विजय सिंह चौटाला को जब भी मैं सोचता हूँ दिलो दिमाग में, तो जो 1970 की अमिताभ बच्चन की जो फिल्में होती थी उसमें एक एंग्री यंग मैन होता था, तो एंग्री यंग मैन के तौर पे मैं आपको देखता हूँ। क्या सही है ये? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर जब आप छात्र राजनीति में लंबा है, मैंने सुना है कि आप भी रहे हैं, और छात्र राजनीति में जब व्यक्ति रहता है तो एक जेंटल एग्रेशन तो उसकी लाइफ में आ ही जाता है, बट एग्रेशन हैज़ टू बी सटल। उसको एक कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए, यानी अपनी बोलवाणी पर, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल के साथ अगर आपका एग्रेशन हो तो मैं उसको कोई गलत भी नहीं मानता। आप अभी युवाओं का नेतृत्व करते हैं और छात्र नेता के तौर पर हरियाणा में आप जाने जाते हैं जी। तो जो छात्रों को लेकर हरियाणा की सरकार इस वक्त काम कर रही है, रोजगार को लेकर जो बातचीत हो रही है, उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, और इसलिए सहमत नहीं हूं कि एक धारणा जो लोगों के मन में थी आज वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का दरवाज़ा प्रांगण में जब भी खोलोगे तो कहीं ना कहीं एक भगवाकरण और एक आरएसएस का जो एजेंडा है, एबीवीपी का जो एजेंडा है, और उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद का जो एजेंडा है, यानी एजुकेशन को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन के अंदर इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर दिया। और मैं पिछले दिनों मैं बंसीलाल यूनिवर्सिटी जब गया था, नहीं, मैं आ रहा हूँ ना उस पर। ये जो आप एजेंडा बता रहे हो, इस एजेंडे को तोड़ने के लिए आप झंडे और डंडे लेके पहुंच जाते हो वहाँ पे? नहीं, डंडे लेकर कभी नहीं पहुंचे, झंडे लेकर पहुंचना हमारा अधिकार है। ये हरियाणा जो है ये हमारे पुरखों की कुर्बानी से बनी हुई पेरिफेरी है, सीमा है जी। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, यहाँ पर अगर मुखर्जी के नारे लगाने की इजाजत हो तो यहाँ पर चौधरी देवीलाल और बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाने और उनकी विचारधारा पर अध्ययन करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। चौधरी देवीलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं और अब इसी को लेकर आपका परिवार तो है ही है जी, भाई अजय सिंह जी का परिवार, भाई अभय चौटाला जी का परिवार, आपके दूसरे जो चाचा हैं,
रंजीत सिंह चौटाला। तो इसी को लेकर यहाँ तक कि जेपी दलाल वो भी कहते हैं मैं भी मेरा भी जो कुछ है वो चौधरी देवीलाल हैं, वो भी आपके समक्ष आ खड़े होते हैं। तो इस परिवार का असली वारिस कौन? नहीं, वारिस इसका जनता है, ना केवल प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता, जिनके गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, 36 बिरादरी के लोगों के लिए जो कुर्बानियाँ चौधरी देवीलाल जी के जीवन पर्यंत संघर्ष की रही। 1914 में उनका जन्म हुआ, 1928-29 में वो पहली बार साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए जेल में गए जी। उसके बाद जब संपूर्ण आज़ादी की घोषणा महात्मा गांधी ने की तो वो मुल्तान की जेल में बंद थे और उन्होंने झंडा फहराया था उस समय। उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा को बढ़ाने की बात आई, पंजाब से अलग करने की बात आई, उससे भी अगर थोड़ा सा पहले ले जाऊं तो अपनी ज़मीनें दान की, जो भुआ आंदोलन चला उसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा योगदान हरियाणा में रहा। फिर हरियाणा को पंजाब से बोली के आधार पर अलग प्रदेश बनाने की जब बारी आई तो उसकी लड़ाई चौधरी देवीलाल ने लड़ी। इमरजेंसी के नायक रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने और अनेकों ऐसे फैसले लिए 77 में भी और 87 में भी, 89 में भी, जो किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखे जा सकते। तभी आपने उनको इंस्टीट्यूशन कहा। उनके क्रांतिकारी और निर्णायक फैसले सोशलिस्ट एजेंडे पर जो लिए गए फैसले जो थे, जैसे जच्चा बच्चा योजना, यानी गरीब की बेटी अगर सड़क पर काम कर रही उन्हें दिखी तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर के फैसला ले लिया कि गरीब की बेटी जब पेट से होगी तो वो काम नहीं करेगी, सरकार उसे धन देगी। बुजुर्ग आदमी के जब घर में परेशानी देखी तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं 100 का नोट दूंगा, इस बुजुर्ग को अपने 60 साल के बाद किसी की ओर जो है ना बाहें नहीं फैलानी पड़ेंगी। ऐसे ही उन्होंने ऐसी सोशलिस्ट इतनी सारी, जैसे खेत में एक पेड़ है उसका आधा हिस्सा सरकार जो है वो किसान को भी देगी। जो हमारे दलित भाई हैं इनकी भी चौपालें हों, क्योंकि पहले चौपाल नहीं, बारात नहीं जाया करती थी, कहते थे कि और ये भी अभी भी कुछ प्रदेशों से खबर आती है, मगर चौधरी देवीलाल जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के ही ये संकल्प ले लिया था कि दलित चौपालें भी होंगी हरियाणा में। चौधरी देवीलाल जी, आपने कहा कि उनका वारिस कौन है, तो मैंने कहा कि अगर उनके वारिस को एक व्यक्ति विशेष तक आप सीमित कर देंगे तो ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। एक पार्टी तक सीमित कर देंगे तो ये हमारी गलतफहमी होगी। चौधरी देवीलाल का वारिस तो आप भी हो, बिल्कुल इस प्रदेश की जनता है, इस देश की जनता है, और उनके उस एजेंडे पर चलने वाले करोड़ों लोग हैं। मैं उन सबको इसका वारिस मानता हूं, और वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, वो भाजपा में भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, वो जेजेपी में भी हो सकते हैं, वो किसी और पार्टी में। अब मुख्यतः देखें, हालांकि ये सवाल बार बार आपसे पूछा भी जाता है, तो जो चौधरी देवीलाल के मेन मुख्य वारिसों में से जो अभी सक्रिय हैं राजनीति में अच्छे तरीके से, आपके पिताजी हैं अभय चौटाला जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे दादाजी हैं चौधरी रंजीत सिंह जी हैं। तो अभी जो हालात हाजरा चल रहा है हरियाणा की राजनीति को लेकर, तो एक बयान मैंने आपका सुना अभी कुछ रोज़ पहले कि भाई है और भाई भाई कभी भी लड़ सकते हैं और भाई भाई कभी भी एक भी हो सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि अभय सिंह चौटाला जी, अजय चौटाला जी एक हो जाएं? ये वैचारिक लड़ाई है, ये भाई और भाई की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये नरम दल और गरम दल की लड़ाई है। अच्छा, ये वैचारिक लड़ाई है। नरम दल कौन सा है और गरम कौन सा? ये आप भी जानते हैं। नहीं आप बताइए। मुझे पता है आप जानते हैं, तो बता दो दीजिए। आप हंस रहे हैं और ये जो दर्शक देख रहे हैं ये सब भी जानते हैं। हाँ, नहीं मुझे तो ये वैचारिक लड़ाई है, मुझे दोनों बराबर वैचारिक तौर पर हाँ, आज से नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल जब पार्टी के अंदर हम सब लोग शामिल थे, उस समय भी ये वैचारिक की लड़ाई थी जी। बहुत से लोग एक सवाल उठाते हैं, और आप तो बहुत जिम्मेवार जर्नलिस्ट हो, बहुत से लोग कह देते हैं कि इन लोगों ने पार्टी के विघटन किया, पार्टी को छोड़ करके चले गए। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, और बहुत से लोग ऐसे हैं मुकेश जी जो उस समय इनेलो में थे ही नहीं, वो लोग भी हम पर सवाल उठाते हैं। वो तो बाद में हमारे आने जाने के बाद उनके लिए जो 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 एक स्पेस वेकेट हुआ उसमें शामिल हो गए, वो लोग भी हम पर सवाल उठाते हैं। ये तो तय है, आप पीछे का उठा करके देखिए, और आप उस समय हरियाणा को कवर कर रहे थे, कितना 2013 के बाद एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर ऐसा माहौल बना लिया गया जिसमें सबको दबाया गया, डराया गया। एक मीटिंग हुई थी गुड़गांव के अंदर, और अगर मेरी इस बात से वो लोग वाकिफ होंगे जो लोग उस समय पार्टी में शामिल थे, उस समय दुष्यंत चौटाला और चरणजीत सिंह रोड़ी 2 ही सांसद थे, और पार्टी के एरे गहरे लोगों को भी बुलवा दिया गया मंच से, और लोगों ने खड़े होकर के वहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि दुष्यंत चौटाला हमारा सांसद है, और सांसद पार्लियामेंट्री बोर्ड का हेड कर रहा है उसको।
आपने कैसे उसको बोलने का अवसर नहीं दिया? तो लोगों को वहां धमका दिया गया, डरा दिया गया। तो उसके बाद ऐसे अनेकों हजारों ऐसे इंसिडेंट हैं जिसके अंदर दबाने की कोशिश, सप्रेस करने की। वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे, जब उसे अवसर मिलेगा तो वो उतना ही ऊंचा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि जब लोगों को यह महसूस होने लगा कि अब दम घुट रहा है, तो लोगों ने अपनी आवाज को डेमोक्रेटिक तौर पर उठाना शुरू कर दिया। ये उन्हें पसंद नहीं आया और आधी रात को पार्टी से निकालने का काम इन लोगों ने किया। फिर ये लोग आज ये कहते हैं, क्योंकि वो लंबा अरसा हो गया, लोगों की मेमोरी भी शॉर्ट है, अब ये कहते हैं कि हम लोग पार्टी छोड़ करके चले गए। जो पार्टी को लीड कर रहे हैं लोग, वो आज के दिन भी हमारे पर ये ब्लेम लगाते हैं कि हम पार्टी को छोड़ करके चले गए, जबकि बेवजह आधी रात को मुझे और मेरे भाई को पहले पार्टी से निकाला। और मेरे पिता उस समय 10 साल की सजा काट रहे थे तिहाड़ जेल में। और किसके साथ काट रहे थे? जो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता के साथ काट रहे थे। उन्हें यही नहीं समझ आया कि क्या सजा दी, हमारे पिता होने की सजा दी, ये उनका गुनाह था। हो सकता है कि हमारे से ईर्ष्या हो, हमारे से तकलीफ हो, हमारे से व्यक्ति विशेष को तकलीफ हो सकती है। मेरे पिता वो उनके भाई भी थे जिनके कारण ये फैसले हुए, और जिन्होंने हस्ताक्षर किए मुझे, मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब को निकालने के लिए, मुकेश जी, कमाल तो ऐसा है कि वो लोग भी इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके चले गए। तो आपके साथ आ गए थे? नहीं, वो लोग कांग्रेस में चले गए। अशोक अरोड़ा जी तो आज के दिन विधायक हैं थानेसर से, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यानी आप इसकी परिकल्पना कीजिए कि कितनी गहरी साजिश उस समय हुई। हम चुप रहे, हम 10 सीटें जीत करके आए, हमारे बारे में इतना दुष्प्रचार किया गया। पहला दुष्प्रचार यह किया कि हमने शराब घोटाला किया। दूसरा जो है ना दुष्प्रचार यह किया गया कि हमने धान घोटाला किया। तीसरा दुष्प्रचार यह किया गया कि हमने लैंड स्कैम किया, जिसमें जमीन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला किया हिसार के पास। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूं। 3, और अब मैं गिनने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। हम चुप रहे। फिर इन्हीं में से इंडियन नेशनल लोकदल के लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमें गंदा खून तक कह दिया। हम चुप रहे। उसके बाद यह तक कहा कि हम श्री ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर नहीं लगा सकते, और हमें जूता दिखा करके डराया गया। हम चुप रहे। पता नहीं क्या क्या कहा गया। दुष्यंत चौटाला को विधानसभा में उठ करके गुंडा लुटेरा कहा गया। दुष्यंत चौटाला पारिवारिक सम्मान के तौर पर चुप रहे। आज जब हम भी विपक्ष में हैं और वो भी विपक्ष में है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के असूलों से। वही मैं सोच रहा हूं। और आज भी उन लोगों के मुंह पर और कुछ है ही नहीं। अब तो हमारे से भी वो आगे जा चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जवाब नहीं देंगे, और जवाब नहीं देंगे तो इट विल नॉट बिकम अ डिबेट, डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनेगा। तो उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को ये कह दिया कि जेजेपी और अजय सिंह चौटाला का नाम अगर अपने साथ कोई लगा ले तो उनमें तो घर की बेटी भी उनके कोई बयान नहीं जाएगी। यानी रोटी बेटी के नाते को भी सवाल उठा दिया। ये मैं यानी थोड़ा अब मैं 2013 से लेकर के, मैं आपको 2013 से लेकर के 2026 में हम जी रहे हैं। परिवार बट गया, पार्टियां बट गई, हम वहां से खाली हाथ आए थे। उन्होंने हमारे संपत्ति तक पर सवाल उठाए, हमारी गाड़ियों पर भी सवाल उठाए, हमारे खाने पर, हमारे पहनने पर सवाल उठाए, पता नहीं क्या क्या सवाल उठाए। हमने आज तक कोई जवाब दिया? और आज हमारे लोगों की जो रोटी बेटी के नाते पर जब सवाल आया तो हाँ, हमने जरूर जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद उन लोगों ने कोई सवाल नहीं आया। इसलिए आदमी मुकेश जी कब तक चुप रहेगा? कब तक चुप रहेगा? कब तक सहेगा? सिर्फ इसी बात का तो सम्मान है कि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही खून है। अगर हमारा खून गंदा है तो मैं सवाल के तौर पर उन लोगों से आज आपके शो से ही पूछना चाहता हूं, फिर उनका खून कैसा है? एक व्यक्ति ने, जो मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, उनकी पार्टी में है, करण अर्जुन नहीं, कोई और तीसरा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा बन जाता है कई बार व्यक्ति का नाम अगर ले दिया जाए। उसने ये कहा कि अजय सिंह चौटाला के घर में तो बेटों का नहीं, बेटियों का जन्म होना चाहिए था, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो ननिहाल का खून होते हैं और बेटियां जो होती हैं वो दादे का खून होती हैं। तो उनके लिए फिर क्या, फिर ये चीज उन पे भी लागू होती होगी? मैं ये सोच के हैरान हूं कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और मैं आज फिर अर्ज करता हूं हाथ जोड़ करके, प्रदेश की जनता की भावना को समझो। आज कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस से लोग पूरी तरह, कांग्रेस को लोगों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। कांग्रेस ने उस अपॉर्चुनिटी को, कहते हैं ना, घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी।
आज मैं फिर कांग्रेस पे भी आऊंगा, बीजेपी पे भी मैं यही आऊंगा, कह रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों आपके को परिवार की लड़ाई की वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक, वो मेरे से बड़े भी हैं, कुछ मेरे से छोटे भी हैं, मेरे आदरणीय हैं, और जैसा आपने कहा कि खून और परिवार, भाई और भाई, और पानी कब राह भटक जाए और कब मिल जाए, इसका कुछ तय नहीं होता। और मैं फिर कहूंगा कि हमें चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लेने का मौका मिला है, हमें उनके सम्मान को, अपनी एथिकल और मोरल वैल्यूज को गिराना नहीं है, हमने उसको ऊंचा करना है, उनके नाम को, उनकी पगड़ी की शान को ऊंचा करना है। इसलिए अभी भी इन चीजों पर पूर्ण विराम लगा करके भाजपा से लड़िए, भाजपा की विभाजनकारी नीतियों से लड़िए, हिंदू मुसलमान की नीतियों से लड़िए, जाट गैर जाट की नीतियों से लड़िए, सिख गैर सिख, दलित गैर दलित की नीतियों से लड़िए, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटने वालों से लड़िए। मैं उस शाम को याद करवाना चाहता हूं आपको। आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे चैनल पर ही, और उस वक्त स्थिति ये थी, 2014 की हम बात कर रहे हैं, कि आपकी पार्टी जेजेपी अगर साथ दे देती कांग्रेस का तो शायद कांग्रेस 2019 में सर, हाँ 2019 में, और मैंने आपके चैनल पर यह कहा था। लेकिन आपने उस वक्त कह रहे थे कि कांग्रेस के घर पे तो हम चाय भी नहीं पीते, बेटी भी नहीं पीते, बीजेपी के साथ नहीं, ऐसा नहीं था। हमने कांग्रेस को, मुझे और डॉक्टर केसी बांगड़ को, दोनों को डिप्यूट किया गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात करने के लिए। हमने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से बात की, 4 दफे टेलीफोनिकली बातचीत हुई, और वो रिकॉर्ड्स भी मैंने प्रस्तुत किए हैं गुड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। व्हाट्सएप कॉल पर मेरी उनसे 4 दफे बातचीत हुई। उन्होंने समय मांगा, उन्होंने फिर समय मांगा, और उन्होंने लास्ट में तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे की बात है, उन्होंने हमें मना कर दिया। रात के या सुबह की बात जी, शाम को मेरी आपसे बात हुई थी। तो उसके बाद बीजेपी ने हमें ऑफर दिया, कहा कि 5 मांगे आपकी मान ली गई हैं, जिसके अंदर से 75% कानून को विधानसभा में लाकर पारित कराया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन को 5100 किया जाएगा, और इसी तरीके से जो हमारी मांगी थी, महिला रिजर्वेशन की मांगी। ईमानदार सवाल, आपको लगता है कि वो जो कदम आपने उठाया था, 10 सीट्स आपकी आई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जाना आपके भविष्य के लिए, जेजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी खतरनाक और दुखद साबित हुआ? देखिए, जीवन में आप हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हमने लोगों के फायदे के लिए कुछ निर्णय लिए। पहला निर्णय ये लिया है, जब मैं गांव में जाता हूं और मुझे गांव में कोई जिला परिषद की मेंबर मिलती है, महिला होती है, तो मुझे हमारी पार्टी के उस फैसले पर गर्व होता है। कोई सरपंचनी होती है तो मुझे उसको देख करके गर्व महसूस होता है। मुझे कोई ब्लॉक की मेंबर महिला मिलती है, क्योंकि ये निर्णय किसने लिया? ये हमने लिया। 75% आरक्षण को हमने लागू कर दिया, वो कोर्ट के अधीन है, एक दिन जरूर लागू होगा। 75 नहीं तो 50 होगा जरूर। जिस दिन लागू होगा, बेरोजगारी की खाई को संपूर्ण तौर पर तो नहीं, कुछ तौर पर पार्शली भरा जा सकता है, और मुझे उस दिन उस फैसले पर गर्व होगा। 5100 हम नहीं कर पाए, क्योंकि कलम में स्याही कम थी, एमएलए 10 ही थे। अगर एमएलए ये ज्यादा होते तो हम 5100 भी कर पाते। मगर सबसे ज्यादा देश में 4.25 साल में अगर पेंशन बढ़ी है तो दुष्यंत चौटाला की कलम से 2000 से 3000 रुपए हुई है। इतनी पेंशन कहीं नहीं बढ़ी, पूरे इंडिया की, पैन इंडिया की बात कर रहा हूं। किसान के खाते में सीधा पैसा, पहले हम आड़ती के आगे झोली फैलाया करते, आज झोली आड़ती को किसान के आगे फैलानी पड़ रही है। चीजें जो आप बता रहे हो, इसका क्रेडिट आपको मिला नहीं ना, इसका क्रेडिट तो भाजपा ले रही है। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं मान रहा हूं, नहीं, भाजपा को क्रेडिट नहीं मिला इन चीजों का, इसका क्रेडिट तो मिला ही नहीं, क्योंकि बीच में किसान आंदोलन जब आया और कोरोना काल जब आया तो बहुत सारी पाबंदियां लग गई, और उन पाबंदियों की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गए, और हम हैं पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग। अब आपने देख लिया, पिछले कितने लंबे अरसे से हम फिर फील्ड में हैं लोग। हमारा जो सुबह अगर घर से अगर हम ना निकलें तो हमें तो दिन भी अच्छा नहीं लगता, लोगों में ना जाएं तो हम जब इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अगर किसान आंदोलन में हम निकलते तो फिर एक तरीके से किसानों के सामने खड़े होने वाली बात थी, हम घरों में हमने बैठने का फैसला किया। और दूसरी जो कोरोना काल में, उसमें तो सभी सीमित थे, यानी 4.25 साल सरकार के में से 2.5 साल तो ये दोनों चीजें रही। तो हमने सही मायने में 1.5 साल के अंदर ही हम अपनी पॉलिसीज को, वो भी इनिशियल 1.5 साल में ही ले जा पाए। तो उसका जो रिजल्ट रहा, और इन लोगों का जो दुष्प्रचार रहा, दुष्प्रचार क्या था कि दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा दे देते तो बीजेपी की सरकार गिर जाती। मैं आज उन लोगों से सवाल आपके माध्यम से पूछता हूं कि दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा दे देते, और जब इस्तीफा दिया भी, और मनोहर लाल जी के बाद नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो वो मुख्यमंत्री किसके आधार पर बने? जो निर्दलीय विधायक किसान आंदोलन के नाम पर छोड़ करके गए थे, उन्होंने किसान आंदोलन के चलते दुष्यंत चौटाला की कुर्सी जाने के बाद दोबारा सरकार को समर्थन क्यों दिया? वो लोग दोबारा किस मुंह से लोगों में वोट मांगने गए? यानी आप एक बात को समझ लीजिए
इस पूरे एपिसोड का टारगेट दुष्यंत चौटाला था। अगर दुष्यंत चौटाला गुनहगार थे तो बीजेपी के साथ जाने के लिए थे, और तो कोई गुनाह नहीं किया था, ये तो आप भी मानते हो। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उचाना की सीट बीजेपी कैसे जीती? अगर दुष्यंत चौटाला गुनहगार थे तो बाडिडा की सीट बीजेपी कैसे जीती? जींद में से 4 में से 3 सीटें बीजेपी कैसे जीती? जहां जहां किसान आंदोलन हावी रहा, राय की सीट से बहादुरगढ़ निर्दलीय जीत जाता है। यानी एक बात को सर हमें समझना पड़ेगा, इस पूरे एपिसोड के अंदर सभी राजनीतिक लोगों ने यह मान लिया था कि 36-37 साल का लड़का उप मुख्यमंत्री बनकर के कुछ निर्णायक फैसले ले सकता है, तो यह भविष्य में अगर पूरा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तुम्हारे काबू नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। हम सबका टारगेट और दुश्मन एक है, दुष्यंत चौटाला को कमजोर करें, इसे इतना ज्यादा कमजोर करें जिससे ये लोगों की नजरों में गिर जाए। आज मैं कहता हूं, और ये भी मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आप हमारे विरोधियों के पक्ष में, मेरा इनेलो से भी सवाल है, मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, और मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है। अगर हमने गुनाह किए, अभय सिंह जी जब यात्रा कर रहे थे, मेरे चाचा जी, उनने यहां तक कहा था कि मैं इनकी रजिस्ट्रियां ला करके सड़कों पर फेंक दूंगा, मैं इनकी शराब घोटाले के सारे एविडेंस ला करके सड़कों पर फेंक दूंगा। आज उन बातों को 2-2 साल हो गए। मैं कहता हूं, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है और आपको लगता है दुष्यंत ने सच्चे मायने में कोई गुनाह किया है, तो विधानसभा में हमारा एक भी सदस्य नहीं है। आपको किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं। एसआईटी गठित कीजिए, विधानसभा में उन सारे आरोपों के कागज टेबल कीजिए और हमारे पर कार्रवाई कराइए। यानी 1.5 साल में विधानसभा के इतने सत्र बीत जाने के बाद भी दुष्यंत चौटाला का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। और उसी दुष्यंत चौटाला को हर रोज पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। वो गुनहगार था जब तक उसको चुनाव हरा नहीं दिया, उसके बाद सब भूल गए। अभी आप तो फिर भी मनोहर कुछ- लाल जी का कोई विरोध नहीं, हाँ। नायब सिंह जी का कोई विरोध नहीं, मोदी जी का कोई विरोध नहीं, अमित शाह जी का कोई विरोध नहीं। सुना है आपने हरियाणा में विरोध? और दुष्यंत चौटाला का विरोध? नहीं, ये हमारे अपने लोगों को, ऐसा गांव में, ऐसा- देहात में बसने अभी वाले, अभी भी ये कहते हैं गांव कि अगर देहात में बसने आप वाले, किसान आंदोलन से पहले अगर भाजपा छोड़ देते, नहीं, भाजपा छोड़ देते या सत्ता छोड़ देते। हाँ, मतलब भाजपा का साथ छोड़ देते, तो भाजपा- शायद जो आपके 10 की सीट का आंकड़ा था उसमें कुछ नुकसान होता, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कुछ सीट्स आ जाती। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर उस समय यही प्रतिद्वंदी एक बात का नारा लगाते कि सत्ता में भी रह लिए और कोई ऐसा निर्णायक फैसला नहीं ले पाए जो जनता के बीच में कहा जा सके। आज कम से कम जनता के बीच में जब हम जाते हैं, किसान को 72 घंटे में अगर पेमेंट मिलती है, अब तो नहीं मिल रही, पीछे मिला करती थी, तो हम गर्व से कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला की देन थी। हम गर्व से कह सकते हैं कि जब किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है, दुष्यंत चौटाला की देन है। अगर रजिस्ट्रियां समय पर होती हैं तो दुष्यंत चौटाला की देन। लेकिन ये आपके नाम से नहीं जा रहा, सारा कुछ भाजपा इसका क्रेडिट ले मंत्री रही है। दुष्यंत रहा, काम दुष्यंत ने किए, फैसले दुष्यंत ने लिए। अब वो आपकी इच्छा है या जिस सोचने वाले की इच्छा है कि भाजपा उसका क्रेडिट ले या कोई उसका क्रेडिट ले, काम तो दुष्यंत चौटाला ने किए। चलिए अब अब आप ये कह देंगे 75% भी भाजपा लेकर के आई थी, महिला रिजर्वेशन भी बीजेपी लेकर के आई थी, तो दुष्यंत वहां किस काम के लिए बैठा था? दुष्यंत चौटाला के फैसले। इस जो आप इस वक्त दावा कर रहे हैं, इस दावे को आप जनता तक पहुंचाने में फिर नाकामयाब रहे? क्योंकि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार इतना था। हम दुष्प्रचार को लेकर के सफाई देते या अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाते। अभी जो कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ, आप वहाँ पर गए, आपने परमिशन मांगी, परमिशन नहीं दी गई, फिर आरोप लगा कि ये पूरा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम है, उसकी सारी कुर्सियाँ तोड़ दी गई, फाइन लगाया सर, दो गया। इंसिडेंट है, मैं दोनों की इंसिडेंट की आपने भरा। सफाई नहीं दे रहा। मैं इंसिडेंट पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे सामने सवाल रखा है। हमारा सीधा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलाइड फोर्सेस, आरएसएस, एबीवीपी, ये आपका विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, XYZ जितने भी हैं, इनको इजाजत है, मैं फिर मेरा सवाल वही है कि अगर मुखर्जी के नारे लग सकते हैं तो चौधरी देवीलाल के क्यों नहीं? बड़ा सवाल है सर। हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, गुंडा राज में नहीं रह रहे, या हिटलर शाही में नहीं रह रहे। हम चाइना में और रशिया में नहीं बैठे हैं, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं। क्या इसका जवाब है? किसी के पास कोई जवाब है? तोड़फोड़ वाला नहीं, मैं इंसिडेंट- तोड़फोड़ सर, मैं दो इंसिडेंट पे बात कर रहा हूं, मैं उस पर आ जाऊंगा। है आपके पास जवाब सर? नहीं, डेमोक्रेटिक देश है हमारा। एबीवीपी को अगर इजाजत होनी चाहिए तो इनसो को इजाजत होनी चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछ बिल्कुल लेता हूं। बिल्कुल होनी चाहिए। तो जवाब आपको पहले सवाल का तो मिल गया। हमें खाली ऑडिटोरियम में परमिशन ग्रांट करने के बाद 12 तारीख को ग्रांट हुई और 14 तारीख को कैंसिल कर दी गई। किस आधार पे कैंसिल हुई भाई? ये पूछने के लिए हम वाइस चांसलर के दफ्तर में जाना, क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? लेकिन आराम से नहीं गए ना आप। नहीं, आराम से कैसे नहीं गए सर? बिल्कुल आराम से गए। वहां जाकर के वाइस चांसलर पिछले गेट से भाग जाता है, तो हमने दरवाजा बजाया, भाई बाहर तो आओ। क्या वाइस चांसलर का
ऑफिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ट्रेसपासिंग सर, इतना कानून मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैन ओनली बी इन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी इन अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सरकारी संपत्ति की ट्रेसपासिंग कैसे हो सकती है साहब? हमारे पास ट्रेसपासिंग के मुकदमे लगे। अब आप कहें तो मैं दूसरे उस पे आऊं इंसिडेंट पे। दूसरा जो जीप वाला हुआ था, नहीं जीप वाला नहीं, कुर्सियों वाला। हाँ, अब मैं उस पे आ जाता हूं। हम उस इंसिडेंट जो उस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में उम्मीद से 10 गुना ज्यादा भीड़ आ गई। इतनी भीड़ अंदर थी, इतनी भीड़ बाहर थी। और अंदर क्योंकि उन लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनने कुछ कलाकार बुला रखे थे। हमारे जाने तक सब कुछ ठीक था। जाने के बाद कॉलेज के ही बच्चों ने जब गाना गाना शुरू किया, तो वो जैसे बच्चे झूमते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, थोड़ा जोश में आ जाते हैं, गाने बजाने में कुर्सियों के ऊपर चढ़ गए। 20 से 25 कुर्सियां टूट गई, लॉक कर दिया गया। उसके बाद हमें बुलाया गया कि आपकी यहां की लोकल यूनिट ने इसकी परमिशन ली थी। लेकिन उसमें सर एक मिनट, सर मेरी बात, तोड़ते हुए भी नजर आए सर नहीं तोड़ते हुए, मुझे आप वीडियो दिखा दीजिए। वो चढ़े हुए हैं ऊपर। हाँ, वो गाने बजाने में चढ़े हुए थे। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अच्छा ठीक है। 25 कुर्सियां, 30 कुर्सियां, 40, यूनिवर्सिटी कहती है 80 कुर्सियां टूटी, उसको लॉक कर दिया गया। मैं एग्रीमेंट का हो तो अभी तो समय नहीं इतना, मुझे पता है। एक एग्रीमेंट हुआ कि आप इन कुर्सियों को ठीक करा दीजिए। हमने उसको ओन कर लिया। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आया। एक उनकी पैनल पर जो कुर्सी ठीक करने वाला था, हमने उनको बुला लिया। दे एग्रीड अपॉन इट। कुर्सियां ठीक करनी शुरू हो गई और यूनिवर्सिटी के प्रशासन के मन में पता नहीं क्या आया, दोबारा से लॉक कर दिया गया और हमारे पर ऐसे संगीन आरोप लगाए गए। वो आरोप तब सिद्ध हो सकते हैं जब हमने बिना परमिशन के कार्यक्रम किया हो। हमारे पास कार्यक्रम करने की परमिशन है सर, हमारे पास लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन है, हमारे पास उसके बाद हमारे जाने तक, दिग्विजय चौटाला के जाने तक एक भी कुर्सी नहीं टूटी थी। मेरे पर आरोप लगाया गया सर कि मैंने और मेरे गिने चुने जो लोग स्टेज पे थे उन पर यह आरोप लगाया गया कि हमने पैरों से कुर्सियां तोड़ी। क्या यह जायज है सर? फिर ट्रेसपासिंग की कानून पे आ जाता हूं। अगर परमिशन थी तो सर ट्रेसपासिंग कैसे थी? ठीक है, एग्री। अगर हमारे पास परमिशन थी तो जो धारा लगाई है ट्रेसपासिंग, क्योंकि इससे बड़ी धारा नहीं लगा सकते थे। मर्डर, लूटपाट, डकैती की तो धारा लग नहीं सकती थी। ट्रेसपासिंग की लग सकती है सबसे बड़ी धारा, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। तो उसमें ट्रेसपासिंग की धारा किस आधार पर लगाई सर? मुझे कम से कम जवाब तो दे दे सरकार। मैं पुलिस वालों के पास थाने में गया, कोई जवाब नहीं है सर, ऊपर से दबाव है सर। अच्छा, ऊपर की बात कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं काम जीप वाला इंसिडेंट क्या हुआ था जब? नहीं, वो उस पर भी आ जाता हूं सर। अब मैं बताता हूं मूल। आपने कभी एक्यूप्रेशर करवाया है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी करवाओगे तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें दर्द ज्यादा होता है, कुछ कम दर्द करते हैं। हरियाणवी में कहूं, ये इन वाला पॉइंट, जो यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट है ना सर, ये इनका ज्यादा दुख है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये आरएसएस के कंट्रोल में है सर। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये टोटल आरएसएस चलाती है। आरएसएस अपॉइंटमेंट करती है। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी नौकरी लगते हैं, कच्चे पक्के, सब आरएसएस के लोग लगते हैं सर। इसमें भाई भतीजावाद होता है सर, इसमें कास्टिज्म होता है, इसमें भगवाकरण हो रहा है। और इस भगवाकरण के खिलाफ सर मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। ये आरोप तो आप की जब सरकारें रही हैं, चाहे वो चौटाला साहब की रही है या आपके दादाजी की रही तो है, लड़ाई लड़िए ना तो सर। उसमें भी कहा कि अगर हम गलत कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, के लोग होते थे, उनको नौकरी ज्यादा देते थे। डेमोक्रेसी इसी खूबसूरत नगरी का नाम है सर, कि अगर हम गलत कर रहे हैं उसका विरोध करिए। राजनीति तो ऐसी होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मुझे ये बताइए सर, अब मैं उस बात पे आ जाता हूं जो आप बात पूछ रहे थे, क्योंकि अब डिबेट उधर चली गई है। ये हिसार का इंसिडेंट हुआ जब हमने दरवाजे खोलने की कोशिश की तो 2 गमले टूटे। 2 गमले किसने तोड़े? पुलिस वालों ने, कोणी लगी उनकी, जब धक्का मुक्की हो रही थी तो उनकी कोणी लगने से वो टूट गए। एक भी लड़की वहां मौजूद नहीं थी, एक भी लड़की। तो वुमेन पुलिस हमारे आगे आकर क्या कर रही थी सर? ये कौन सा कानून है, आप मुझे समझा दीजिए। महिला पुलिस वालियां रात को एडीजीपी लेवल का अधिकारी उनको यह कन्विंस करने में लगा रहा कि दिग्विजय चौटाला तुम्हारी वर्दी फाड़ रहा था या तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा था। वो तो कन्विंस नहीं हुई। मुझे दुख इस बात का नहीं है सर कि बीजेपी क्या कर रही है, मुझे दुख इस बात का है कि किस तरह तक ये बीजेपी गिर जाएगी। और आप चाहते हैं कि हम उस बीजेपी या उनके लोगों से विनम्रतापूर्वक बात करें। ये एविडेंस के तौर पर हमारे पास है, ये हाई कोर्ट में ये चीज पेश होगी सर, कि रात तक पुलिस वाली पर यह दबाव रहा, एडीजीपी लेवल तक के अधिकारी का, जो हिसार में बैठे थे, कि दिग्विजय पर यह आरोप लगा दिया जाए। रात को सर एसआईटी गठित होती है जिसके अंदर एक डीएसपी और अनेकों इंस्पेक्टर्स और पुलिस वाले, 13 टीमें बनाकर हमारे लोगों को, मैं जब सर वहां से निकला हूं यूनिवर्सिटी से, यह कह के निकला हूं, एसपी साहब
अगर हमारा कोई दोष है तो मैं आपके पास अभी इन बच्चों को लेके आ जाता हूं, मुकदमे दर्ज करने हैं तो मुंह पे कर देना सर, पीठ पे वार मत करना, हम भगोड़े नहीं हैं। नहीं नहीं दिग्विजय जी आप जाइए, कुछ भी नहीं है। आधी रात को सर गन पॉइंट पे बच्चों को उठाते हैं, बूढ़े मां बाप के सामने बिना कपड़ों के, उनको नाइट सूट भी उनके उतरवा करके गाड़ियों में बिठाते हैं सर। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? एक दलित के घर में बेटी सो रही है, उसके गले पे पैर रखते हैं। ऐसा हुआ, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये तो सारा कमीशन में चला गया मामला। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ गलतियां करवा दी जाती हैं, मगर खामियाजा बीजेपी के नेता कभी नहीं भुगतेंगे। वो तो सत्ता में हैं, चले जाएंगे। खामियाजा वो लोग भुगतेंगे जिन्होंने ये गुनाह किए हैं सर। दुष्यंत चौटाला और हम गिरफ्तारी देने गए सर। अगर मेरे साथियों को गन पॉइंट पे उठाया तो मुझे क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं सर? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर देकर के डिमोरलाइज कर रहे हैं कि तुम्हारा नेता तो गिरफ्तारी देने नहीं आया? मैंने सुबह से लेकर 5 कॉल्स की एसपी साहब को, एसपी साहब ने कहा आइए अपनी गिरफ्तारी दीजिए। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया साहब? उस प्रोटेस्ट को मैं लीड कर रहा था सर, मैं सबसे आगे था, गुनहगार था तो उन बच्चों से आगे सर मैं था। उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सर, सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। लाइफ टाइम बैन कर दिए सर 4 बच्चे हमारे, कहां से? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। क्या यह न्याय है डेमोक्रेसी में सर? गुनहगार था, बैन करना था तो मुझे करना चाहिए था सर। उन बच्चों को जिनका भविष्य पढ़ाई लिखाई पर, बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देती है अदालत, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये सोच करके कि इनका भविष्य खराब ना हो, और उन पर इतनी क्रूरता से ये रंग दिखाता है सर बीजेपी के लोगों का। मेरा एक सवाल रह गया, अभी मुझे कंप्लीट कर लेने मैं जो दीजिए। पूछ रहा हूं, अब आपने बात, उसके बाद जब हम गिरफ्तारी देने एसपी के ऑफिस में, अगर थाने में गिरफ्तारी नहीं होगी तो कहां होगी? एसपी के ऑफिस में होगी। एसपी के ऑफिस में नहीं होगी तो आईजी के ऑफिस में होगी, नहीं होगी तो फिर कोर्ट में होगी। जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारे आगे सिविल नंबर प्लेट की, 9 नंबर प्लेट की गाड़ी, जिस पे नंबर प्लेट ना हो, काले शीशों की गाड़ी, रेड लाइट लगाकर सिविल वर्दी के अंदर बंदूकधारी हथियार क्या कर रहे थे सर? क्या कर रहे थे? मुझे इस बात का जवाब कोई तो दे। आकर के जीप लगाते हैं, उसको नॉक करते हैं, कॉक करते हैं। ये दिखाना चाहते हैं सर, डराना चाहते हैं। पर वो कई जगह तो बुलडोजर चला रहे हैं और कई जगह ये बुलडोजर की सोच पैदा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस पे आरोप है, जो सिविल में था, पुलिस का आदमी, उनके ससुर तो आप ही की पार्टी में क्या किसी के बहुत ससुर, बड़े नेता क्या रहे। किसी के ससुर किसी भी पार्टी में हो और उस व्यक्ति से तुम गुनाह करवा दो, क्या ये जायज है सर? बाद में कहते हैं इसके चलते उन्होंने आपकी पार्टी भी छोड़ दी। 100 बार छोड़े। तो ये क्या पूरा इंसिडेंट? आप किसी को गन पॉइंट रेज करेंगे एक मुख्यमंत्री के कहने पे? वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं सर प्रदेश के, आपके बराबर की हैसियत पर एक समय कुर्सी पर बैठा करते थे। ये कुर्सी आनी जानी चीज है सर, आज किसी के पास, कल किसी के पास। ये दिखाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि अगर आज दुष्यंत चौटाला पर गन ये रेज हुई है, ये किसी पर भी हो सकती है। एक जो जेजेपी जब आपने लॉन्च की, ऐसा माहौल बना दिया, पंचायतें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सवाल ये कि जब जेजेपी लॉन्च हुई थी और जो माहौल बना था, इनेलो कहीं पीछे छूट गई थी उस वक्त, वो वाला माहौल अब सर हम कैसे क्रिएट होगा? हम निरंतर फील्ड में हैं। हमने एक ही चीज सीखी है, उस समय भी हमारे पास दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है सर, कोई जादू की छड़ी नहीं है सर। हो सकता है मेरे से कोई गुनाह हुआ हो सकता है दुष्यंत जी से कोई गलती हुई हो, हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से हुई हो। वो तभी दूर होगी नाराजगी जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। मैं खुले तौर पर आपको आमंत्रित करता हूं इस बात का एनालिसिस करने के लिए, इस बात पर एक दिन स्पेशल डिबेट रखें कि जननायक जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से ज्यादा फील्ड में कौन है। और वो नाराजगी बहुत हद तक दूर हो रही है सर, और लोग समझ भी रहे हैं। कुछ लोग हमसे नाराज थे, कुछ लोग बहकावे में आ गए थे। प्रोग्राम चक्रव्यूह को विराम की तरफ ले जा रहे हैं हम, तो इस मंच से जो आपके साथ लोग जुड़े रहे या आपको लगता है कि ये वाले लोग आपके साथ आ सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे जो कुछ हुआ? मैं उन लोगों को भी नहीं कहूंगा सर, और जो आप आगे सोच रहे हैं। हाँ। मुझे ये देश और हमारा प्रदेश, मैं तो देश की बात ही करूंगा, प्रदेश तो बहुत छोटी चीज है, ये उस रास्ते पर चलता नजर आ रहा है या जा रहा है। जब मैं ममता बनर्जी की पार्टी का ये हाल देखता हूं, जब मैं राज्यसभा के चुनाव में एक महिला की टिकट को आधी रात को रद्द कर दिया जाता है, उसका हाल देखता हूं। कल बताया कि 4000 से ज्यादा वोटिंग मशीन बंगाल में जल गई, खाक हो गई। जब मैं ये हाल देखता हूं, इस तरह की खबरें सुनता हूं, तो मुझे जोई देवीलाल की वो बातें कहीं भी याद आ जाती हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। बीट एनीवन, पॉलिटिकल क्लास, सोशल क्लास, गैर सोशल क्लास, सब लोगों को एक होना पड़ेगा। मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूं सर, अगर इस हिसाब से आप नौकरी करना चाहते हैं तो बीजेपी आपको थोड़ी दिन के बाद ये बोलने की इजाजत भी नहीं देगी
मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी। नहीं, आपने ये मेरे इंटरव्यूज में देखा होगा, कहीं पे उसका सर, कोई असर नहीं रहता। मैं आपको एक पैन इंडिया एक ऐसे उसकी बात कर रहा हूं जिसमें मुकेश राजपूत जी किसी और व्यक्ति से अन्य नहीं, वो सबको एक नजर से देखते हैं सर। वो सबको लिमिट कर देंगे। या तो हमें भगवाकरण के अंदर डूब जाना पड़ेगा, अगर आपने इनसे लड़ना है, इनके खिलाफ गर्दन उठानी है, अपनी पगड़ी को शान से उठाना है, तो आज एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मुझे तो सवाल पूछने हैं। जैसे अभी आप आए तो आपसे जेजेपी और इनेलो के सवाल पूछे, जब अंतरात्मा वो आते हैं तब उनसे बीजेपी के सवाल पूछते हैं, कांग्रेस वाला आएगा तो कांग्रेस से। आपकी अंतरात्मा मेरी बात से सहमत है, मैं ये गारंटी शुदा कह सकता हूं। मैं भी गारंटी से बोल रहा हूँ कि बीजेपी वाले आएंगे तो जो बीजेपी के अगेंस्ट जो बातचीत हो रही है, जो आपने आरोप लगाए होंगे या हुड्डा साहब ने लगाए होंगे, नहीं, वो आरोप पूछे की बात जाएंगे। ही नहीं है, आरोप की बात ही नहीं है। गुंडागर्दी देख लीजिए ना, अब कल क्या हुआ है हांसी के अंदर, सरेआम एक जिम ट्रेनर को 10 गोलियां मार दी, और नीचे एक व्यक्ति का, बीजेपी के नेता का कमेंट पढ़ रहा था, तो मुख्यमंत्री वहां जाके क्या उसको गोलियों से बचाता? मतलब हम कहां जा रहे हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कोई जिम्मेवारी नहीं लेने को तैयार। नीट के पेपर लीक हो गए, एचपीएससी के अंदर बाहर वालों को नौकरी मिल रही है, एचटेट के अंदर अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हो पाए बच्चे। सर हम कहां जा रहे हैं? मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो इस बार डीएपी का बुरा हाल होगा और ये लोग किसानों को लाठियां मारेंगे लंबी लाइनों में लगा करके। सप्लाई नहीं आ रही है, क्या अच्छा, हम सप्लाई का तो फिर इनके, यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारी तैयारी 6 महीने की भी नहीं है सर। 150 करोड़ के लोगों का देश, थर्ड लार्जेस्ट वैश्विक महामारी को आप बहाना नहीं बना सकते सर। वैश्विक संकट को आप बहाना नहीं बना सकते सर। यानी आप 6 महीने से पहले कोलैप्स हो गए। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी 7वीं 5वीं पायदान पे तो चली गई, इस वैश्विक लड़ाई के चक्कर में 7वें पे चले जाएगी। हाउ आर द अदर्स प्रिपेयर्ड? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड। नहीं, हमारा तो जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है बहुत कम बढ़ा है, यूरोप में तो 1.5 गुना हो गया। नहीं, तो हमारे यहां पर दाम बढ़ने की तैयारी में है, किसी भी दिन बढ़ सकता है। हो सकता है आपका ये, मेरा और आपका ये ब्रॉडकास्ट हो, उससे पहले दाम और बढ़ जाए। क्या देश की बीजेपी की सरकार ये कमिट करती है कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी तो वो दाम कम करेगी? लगता तो है। मैं ये खुला एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं सकारात्मक हूं, मगर मेरी अंतरात्मा ये जानती है कि ये बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय चौटाला अपने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में पहले मिला करते थे, और हमने भी उसी अंदाज में इनसे हर वो सवाल पूछा जिसका जवाब आप चाहते थे, क्योंकि आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है, उसको एक मंच देकर उसका जवाब लेना हमेशा से हमारी एक धारणा रही है, और इसी धारणा को लेकर चक्रव्यूह हम करते हैं। आप चक्रव्यूह में आए, हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें भी बहुत खुशी है, और आते रहिए। थैंक यू। क्योंकि न्यूज़ 18 नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हर पक्ष की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो नेटवर्क 18 में चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए।